वेलकम बैक। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष वाला सेक्शन पार्ट 2 में। मैंने कहा था इसको आज मुझे हर हाल में ये पूरा परीक्षा मंथन कंप्लीट करना है। आज 3 5 से 6 7 वीडियो भी जा सकते हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है हमारा। अंतरिक्ष में मॉस स्पोर्स का जीवन काल, ठीक है। मॉसेज स्पोर्स जो होता है 9 महीने तक अंतरिक्ष में खुले वातावरण में जीवित रह सकते हैं। मॉस क्या है? जो कि नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाने वाली छोटी साधारण किंतु अत्यंत सहनशील वनस्पति प्रजाति है, ठीक है। इसके स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, 9 महीने तक अंतरिक्ष में खुले वातावरण में जीवित रह सकते हैं। यह खोज अंतरिक्ष अन्वेषण ग्रहों पर जीवन की संभावना भविष्य में मानव आवासों के विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये किस तरीके से पूछेगा ये मुझे नहीं पता। ये इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ही पूछ सकता है स्टेटमेंट बनाकर। दूसरा एग्जाम तो क्या ही पूछेगा कि मॉस स्पोर्स का जीवन काल कितना है, ऐसा तो नहीं पूछेगा। सेंटिनल-6B उपग्रह क्या है? कैलिफोर्निया से ये प्रक्षेपित किया गया। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा, NOAA, ठीक है, तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के बीच संयुक्त मिशन है। क्या इसका काम है? समुद्र स्तर, सी लेवल और ग्रह पर इसके प्रभावों का मापन करेगा। 2020 में लॉन्च किया गया सेंटिनल-6 माइकल फिलिच की श्रृंखला का अगला वर्जन है। 112, ये सब उतना डिटेलिंग नहीं देखना है। सेंटिनल-6B सभी महासागरों के 90% से अधिक भाग में लगभग 1 इंच नीचे तक प्राथमिक समुद्र स्तर माप उपलब्ध कराएगा। टाइडल डिस्पर्सन इवेंट क्या है? एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल से निकली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे दूर स्थित ज्वाला का अवलोकन किया है। यह विस्फोट या चमक टाइडल डिस्पर्सन इवेंट के कारण हुआ, जिसमें एक विशाल तारा ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल में फंसकर नष्ट हो जाता है। क्या है टाइडल डिस्पर्सन इवेंट? टाइडल डिस्पर्सन इवेंट होता है कि जब कोई तारा जो होता है विशाल ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है तो उसके अंदर वो समाहित हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नोट्स भी बनाया है तो मैं उसको शेयर करूंगा आपके ऊपर कि जब तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि तारे के विघटन से निकलने वाली गैस और ऊर्जा अत्यधिक विकिरण उत्पन्न करती है, टाइडल डिस्पर्सन इवेंट कहते हैं, ठीक है। जो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बुझता हुआ जो दिया होता है कस के एक बार जलता है, तेज से फपक के बुझता है। यह घटना वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करती है कि ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, ऊर्जा का वितरण करते हैं। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, कैसे मैं आपको, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ। सॉरी, एक पेज पे मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आया था ड्वार्फ स्टार वर्सेज जायंट स्टार। ओके, ड्वार्फ क्वेश्चन आया था कि जायंट स्टार जो होता है काफ़ी दिनों तक जिंदा रहता है, कौन ज़्यादातर, तो ये जो होता है शॉर्ट लाइव्ड होता है। ये इसका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है इसका, मतलब कि बिलियंस में जीता है ये जो होता है मिलियन ये इसका होता है, ठीक है। और ये जो होता है अपना फ्यूल जो होता है, इसका फ्यूल एग्जॉस्ट करता है बड़ा होने के कारण, जाइंट होने के कारण, ड्यू टू रैपिड कंजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इट बर्न्स फ्यूल वेरी क्विकली, और एक ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है कंपेयर टू ड्वार्फ, ठीक। ड्वार्फ जो है इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसलिए कम दिनों तक जीवित रहता है, ठीक है। अब वापस होते हैं अपने, अभी बहुत कुछ बचा है करने को आज। अब CMS-03 उपग्रह देख लेते हैं। पेन कलर अब चेंज किया जाए। एक पेन काफ़ी देर तक हम लोगों ने देखा, पिंक वाला हमने यूज नहीं किया अभी तक में, पिंक वाला यूज करते हैं, ब्लू कर लेते हैं। 2 नवंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपना अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03, सबसे भारी है, ठीक है, अभी तक का से भारी, श्रीहरिकोटा से किया गया। क्या है ये? नेक्स्ट जनरेशन का मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, सिविलियन के लिए नहीं, जिसे भारत की सुरक्षा, समुद्री सरकारी संचार क्षमताओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने विकसित किया है। वजन इतना है 4410 किलोग्राम। भारत से प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह, मिशन जीवन काल 15 वर्ष है, ठीक है।
भारत तो देखेगा ही, साथ में इंडियन ओशन वाला क्षेत्र जो है उसको भी कवर करेगा। नौसेना के जहाज, पनडुब्बी, विमान, तटीय कमांड क्षेत्रों को जोड़ने वाला प्रमुख संचार नोड बनेगा। जीसैट 7 रुक्मिनी सितंबर 2013 से कार्यरत की जगह लेगा, जिसमें सीमित बैंडविड्थ थी। किसका जगह लेगा? जीसैट। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी सीधे बनाता है, ठीक है, सीधे स्टेटमेंट के तौर पे कुछ एक चीज गलत दे देगा, फिर आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। तो इसमें थोड़ा सा 3-4 जगह ध्यान रखना है। जीसैट वाला देख लो, जीसैट 7 का जगह लेगा। कितना वर्ष है? 15 वर्ष है। CMH-0 जो है नेक्स्ट जनरेशन वाला है, ये मल्टी बैंड है। किसने किया? तो इसरो ने किया। ये 4-5 चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ाइए। उद्देश्य देख ही लिया हमने, डिटेल में नहीं जाएंगे। भारत जापान का संयुक्त मिशन क्या है? लुपेक्स, ठीक है। लुपेक्स को ही चंद्रयान-5 कहते हैं। चंद्रयान-4 अभी हाल फिलहाल में हुआ है, पिछले साल। चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और इसरो के चंद्रयान-4 मिशन द्वारा प्रस्तावित लूनर सैंपल की वापसी के बाद भारत और जापान ने मिलकर आगामी चंद्रयान-5 लुपेक्स मिशन की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उसके नीचे की परतों का अध्ययन कर चंद्रमा पर जल और हिमनद के भंडारों का पता लगाना है। चंद्रयान-5, जिसे लुपेक्स भी कहा जाता है, इसरो और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है, जिसे वर्ष 2027-28 में जापान के H3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाना है, ठीक है। ये एक फैक्ट है इसमें। पहला फैक्ट तो ये है कि जापान, इंडिया, पहला फैक्ट हो गया आपका। दूसरा फैक्ट ये है। तीसरा फैक्ट है कि रोवर जो है, जो गाड़ी होता है जो चंद्रमा पर चलता है, ठीक है, जाक्सा करेगा, और लैंडर जिससे लैंड किया जाएगा वो इसरो तैयार करेगा, ठीक है। 7 वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा, जिसमें ESA का भी बनाया हुआ मास स्पेक्ट्रोमीटर शामिल होगा। ये भी एक फैक्ट है। यह एक प्रस्तावित 100 दिनों 3.5 महीने का मिशन है, जिससे 1 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना, और इससे का उद्देश्य चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष का अन्वेषण करना है। उद्देश्य देख लेते हैं कि जल का खोज करने के लिए इसको ये किया है, फिर वहाँ की मिट्टी का खुदाई कर जल की मात्रा, गुणवत्ता और संगठन का विश्लेषण करना इसका काम है। स्पेक्ट्रोमीटर और सेंसर का उपयोग करके स्थानिक वैज्ञानिक अवलोकन करना, ये इसका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान-4 का उद्देश्य क्या था? कि लूनर सैंपल को लेकर के वापस धरती पर आना था, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान-5 में देखो, पहले सैंपल लेके आया, फिर अब पानी का खुदाई करेगा, मिट्टी देखिए क्या है नहीं है। चंद्रयान-3 ने वर्ष 2023 में भारत में साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश बनाया। भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश बनाया। ये थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे लगता है किसी और ने भी किया है, शायद चाइना, US कोई तो किया होगा। इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा बाद में। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर देख रहे हैं तो इसको एक बार चेक कर लें। चंद्रयान, और कमेंट में भी डाल दें कृपया करके। चंद्रयान-4 शुक्र मिशन, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो का स्टेटमेंट है। 23 अगस्त को भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। के अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, कौन है अध्यक्ष? फैक्ट याद रखिए, वी नारायणन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और 2035 तक भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के प्रक्षेपण सहित कई ऐतिहासिक मिशनों का अनावरण किया। दूसरा फैक्ट, इसरो की योजनाओं में चंद्रमा-4, शुक्र ग्रह का एक ऑर्बिटर और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाना शामिल। तीसरा फैक्ट, जिसका पहला मॉड्यूल 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अलावा भारत का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर उतरना है, जो कि उसके अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक नए युग की शुरुआत करेगा। चंद्रमा कब उतरना है? 2040 तक। भारत के लिए 2040 तक चंद्रमा पर उतरने और सुरक्षित वापस लौटने का साहसिक लक्ष्य भी रखा है। ये भी चौथा फैक्ट ही हो गया आपका, दोनों एक ही है। काफी लंबा इन्होंने भाषण दिया अभी। अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया किसी भी अन्य कार्यक्रम के बराबर हो जाएगा। गगनयान के तहत भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान मिशन सहित महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता को श्रेय दिया। नासा के एक्सियोम-4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसने 41 वर्षों के बाद भारत की अंतरिक्ष में वापसी को चिन्हित किया है। भारत का बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान 2027 की शुरुआत में भेजा जाएगा। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, शुभांशु शुक्ला इस दल का हिस्सा होंगे, जो भारत के अंतरिक्ष अग्रदूतों की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेंगे। गगनयान-4 मिशन के बारे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपने अगले मून मिशन चंद्रयान-4 पर काम करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान-4 तो हो चुका नहीं, कब का है ये करंट अफेयर?
ओके ओके ओके, एक सेकंड में थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ चंद्रयान को। ये भी मुझे लगता है करंट अफेयर ज़्यादा पुराना तो नहीं है। चंद्रयान 4, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, चंद्रयान 3 हुआ था ना वो। चंद्रयान 3, सॉरी सॉरी सॉरी, चंद्रयान 3 को दोबारा 2 और 3 डेट, एक बार मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं उसको क्लियर कर लेता हूँ। चंद्रयान 2 जो हुआ था, लॉन्च हुआ था जुलाई 22, 2019, ठीक है। एंड चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च इन जुलाई 14, 2023, बोथ फ्रॉम धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ओके, चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 इंडिया फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, ठीक है। रियली सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने पहले शायद कहीं बोल दिया कि ये वापस हो चुका है। चंद्रयान 4 जो है लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, अप्रूव हुआ था 2024 के अंदर, ठीक है। 2027 से 28 इसका टाइमिंग है। ये 2000 सॉरी, ये अनलाइक इट्स प्रेडिसेसर्स, चंद्रयान 4 इज नॉट जस्ट अबाउट लैंडिंग, इट्स प्राइमरी गोल इज टू कलेक्ट लूनर रॉक। लूनर रॉक वहाँ की मिट्टी जो है और सॉयल के सैंपल जो हैं उसको लेकर के सेफली अर्थ में प्रवेश करना है, जो कि फाउंडेशनल स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज लॉन्ग टर्म गोल ऑफ मैन्ड लूनर लैंडिंग बाय 2040 का नींव रखेगा। और लुपेक्स मिशन जो है चंद्रयान 5 का भी नींव रखेगा ये, ठीक है। चंद्रयान 4 मिशन को मुख्य रूप से 2 देश भारत और जापान मिलकर पूर्ण करेंगे। इसमें दोनों देशों की अलग अलग भूमिका होगी। हमारा देश भारत इस मिशन के सबसे महत्वपूर्ण भाग मून लैंडर का निर्माण करेगा, जो चंद्रमा की सतह पर 350 किलोग्राम के रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। पहला रोवर चंद्रयान 3 मात्र 35 किलोग्राम का था। चंद्रयान 4 मिशन में रोवर का निर्माण जापान करेगा। यह रोवर आधुनिकता और टेक्नोलॉजी से पूर्ण होगा। यह चांद की सतह लूनर सरफेस और पर कई प्रकार के परीक्षण कार्य करेगा। मुझे लगता है कि एक लुपेक्स मिशन जो है, सॉरी मैंने यहाँ पर बोल दिया था, चंद्रयान 5 यहाँ क्यों लिखा है भाई, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। चंद्रयान 5 चंद्रयान 4, मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, चंद्रयान 5 जो है 27 से 28, एक सेकंड, चंद्रयान 5 जो है 27 से सॉरी 4 27 से 28, 2027-28 में ये है, सैंपल रिटर्न मिशन है। चंद्रयान 5 जो है लुपेक्स, ओके ओके, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो गया था। जापान, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मैंने चेक किया, बहुत जगहों पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। शायद चंद्रयान 4 के अंदर भी इसरो जो है 350 किलोग्राम का वो बना रहा है, मतलब रोवर जो है को सॉफ्ट लैंडिंग कराने का इसका है। जापान द्वारा इसमें भी शायद रोवर दिया जा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहता है लॉन्च व्हीकल जो होता है चंद्रयान 4 के अंदर लॉन्च व्हीकल जो है आपका LVM-3 है, प्लस PSLV है। 5 लुपेक्स के अंदर H3 रॉकेट है, ठीक है। भारत 4 दशक में मंगल ग्रह पर बनाएगा आवास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अगले 4 दशकों के रोडमैप के अनुसार भारत मंगल ग्रह पर 3D मुद्रित आवास 3D प्रिंटेड हैबिटेट बनाने की योजना कर रहा है। अभी ये सब बहुत दूर की बात है, इसको आगे देखते हैं। निसार उपग्रह क्या है? 30 जुलाई 2025 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को 5 वर्ष की अवधि के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। निसार उपग्रह के बारे में क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसे इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एकल प्लेटफॉर्म से दोहरी आवृत्ति रडार है। L बैंड
और एस बैंड का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन है, जिसमें पॉलिमेट्रिक एंड इंटरफेरोमेट्रिक डेटा, ये सब तो खैर समझ में आएगा नहीं हमें। एल बैंड SAR नासा के द्वारा, एस बैंड SAR इसरो के द्वारा, बस इतना ध्यान रख लीजिए, काफ़ी है। निम्न आवृत्ति बैंड LS जो है वर्षा, बादल, वनस्पति के आर पार जा सकते हैं, जिससे नक्शा निर्माण, पृथ्वी अवलोकन में सहायता मिलेगी। जबकि उच्च आवृत्ति बैंड X, Q, V, W तेज और उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करते हैं, लेकिन ये मौसम और वायुमंडलीय स्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो LS वाला जो है, एल बैंड जो है नासा, एस बैंड इसरो। प्रक्षेपण यान कौन सा है? GSLV का मार्क 2 और विशेष रूप से GSLV F-16 एडिसन जो है भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है। एक व्यय योग्य 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है, 3 स्टेज रॉकेट है। निसार मिशन के तहत इसरो पहली बार किसी उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए GSLV का उपयोग किया गया है। PSLV मतलब पोलर ऑर्बिट में इसको देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है जो अर्थ से होता है, ऐसे ये PSLV सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने वाला हो गया। GSLV का पहली बार उपयोग हुआ है इसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 4 चरण है इसके अंदर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तैनाती चरण में उपग्रह 9 मीटर की दूरी पर 12 मीटर का एंटीना लगा, इतना तो खैर उतना कौन ध्यान रखे। ये भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी वगैरह को देखेगा, वनों की बायोमास मात्रा, कार्बन स्टॉक का मापन करेगा, फसल विस्तार देखेगा, आर्कटिक अंटार्कटिक क्षेत्र में ग्लेशियर, समुद्री बर्फ के पिघलने सहित क्रायोस्फीयर गतिशीलता का अध्ययन करेगा। भारत के लिए महत्व क्या है कि निसार भारत अमेरिका अंतरिक्ष संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्षेपण भारत के एक वैश्विक विज्ञान साझेदार या विश्व बंधु के रूप में उदय को दर्शाता है। ठीक है, सब बोल बच्चन है। कैसिनी अंतरिक्ष यान क्या है भाई? कैसिनी स्पेस क्राफ्ट जो है, एकत्रित एक आंकड़ों पर नए अध्ययन से इस बात के अतिरिक्त प्रमाण मिलेंगे शनि के चंद्रमा एनडीलैडस पर जीवन संभव हो सकता है। नासा का कैसिनी है। कैसिनी या अंतरिक्ष यान के बारे में जानिए कि नासा, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इतालवी स्पेस एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। कैसिनी एक परिष्कृत रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जिसे शनि एवं उसके वलयों पर चंद्रमाओं की जटिल प्रणाली का अद्वितीय व विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। 15 अक्टूबर 1997 को प्रक्षेपित किया गया था। सबसे बड़े अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यानों में से एक था। यह मिशन में नासा का शनि की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कैसिनी ऑर्बिटर, शनि क्या हो गया आपका? सैटर्न हो गया। ह्यूजन यान शामिल था, ह्यूजेंस, जो शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर उतरा था। कैसिनी अंतरिक्ष यान का उद्देश्य क्या था कि बादलों के गुण, वायुमंडलीय संरचना, पवन व तापमान, अंतरिक्ष संरचना एवं घूर्णन, आयनमंडल उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करना। इसमें उतना ध्यान नहीं है, बस कैसिनी क्या है, किसका है, उतना ध्यान रखो। नासा, यूरोपीय एजेंसी, इतालवी स्पेस एजेंसी। ठीक है, इस किस पे उतरा? तो सैटर्न पे उतरा। और इसका सैटर्न का जो टाइटन है आपका सैटेलाइट, सबसे बड़े चंद्रमा में गिना जाता है, उस पर वहां पे वो उतरा था। उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करने के लिए उतना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्ट्रोसैट जो है भारत का, जो अंतरिक्ष में भारत ने जो रॉकेट से अपने ही सैटेलाइट को मार गिराया था, जो एक 2015 की ही ये बात है, 15-16 की बात है, उसी टाइम ये हुआ था। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला ने 10 वर्ष पूरे किए हैं। सैटेलाइट को मार गिराने के लिए, दुश्मन का सैटेलाइट वगैरह का, बेसिकली ये स्पेस वॉर का एक हिस्सा है। 2015 को श्रीहरिकोटा से किया गया था। लियो लो अर्थ ऑर्बिट में की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इसकी डिजाइन मिशन अवधि 5 वर्ष की थी। भारत का हबल करार दिया, जो खगोलीय अनुसंधान में भारत की स्वायत्तता को दर्शाता है। इस मिशन की लागत लगभग 178 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SSLV जो है हमारा, सितंबर 2025 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने भारतीय मतलब इसरो, इन स्पेस और HAL के बीच SSLV प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु समझौते पर साइन किया गया। ये हमने देख लिया है। छोटे उपग्रह को भेजना इसका काम होता है। SSLV को तेजी से लॉन्च करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय मानक नाम क्या है भाई? SSLV 500 किलोग्राम तक का लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम है। लॉन्च समय 2-3 दिन में तैयार हो जाता है। रैपिड लॉन्च कैपेबिलिटी है। लियो तक 200 से 5 किलोमीटर क्षमता है।
जो कि कक्षाओं के लिए श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय कक्षाओं के लिए, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आकाशगंगा में नए चतुर्तारकीय मतलब कि तंत्र की खोज की गई। हिंदी का ये वर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, माफी चाहूंगा मैं। चतुर्तारकीय, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इसको प्रोनाउंस करने में, तो आप देख लें। हाल ही में एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने मिल्की वे में एक अत्यंत दुर्लभ है क्वाड्रपल स्टार सिस्टम, ये तो इंग्लिश में भी कॉम्प्लेक्स है, क्वाड्रपल स्टार सिस्टम मतलब क्वाड मतलब चार, इसकी संरचना पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसका नाम है यूपीएम आब बाब है। यह एक हायरार्कियल क्वाड्रपल सिस्टम है। इसमें दो बड़े तारे लाल बौने तारे, अच्छा लाल बौने तारे मुख्य जोड़ी है, और उनके चारों ओर अपेक्षाकृत छोटे व ठंडे भूरे बौने तारे। अजीबोगरीब बात है। टूटी ब्राउन ड्वार्फ, यंग रेड ड्वार्फ सेलेस्टियल बॉडी है। चीन में इसका खोज किया गया। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान, ये देख लेते हैं। गगनयान मिशन इस वर्ष दिसंबर में अर्धमानव रोबोट व्योमित्र के साथ प्रक्षेपित होगा। उन्होंने कहा कि मिशन की अच्छी प्रगति हो रही है। अब तक कुल परीक्षणों का 80% यानी लगभग 7700 परीक्षण पूरे हो चुके हैं। शेष 2300 परीक्षण अगले वर्ष मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। गगनयान मिशन के बारे में क्या है? भारत की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है, जिसके अंतर्गत 3 सदस्यीय चालक दल को लगभग 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिन के लिए भेजने के लिए फिर सुरक्षित वापस लाने की योजना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन को मंजूरी दी है। पहली मानव युक्त उड़ान 2026 से पहले होने की संभावना है। गगनयान मिशन की सफलता भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बनाएगी। इसरो का होप मिशन क्या है? 2025 को लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई पृथक हाई एल्टीट्यूड आइसोलेटेड मिशन शुरू किया। चंद्रमा, मंगल जैसी चरम परिस्थितियों में मानव जीवन और कार्य प्रणाली का अनुकरण करना। यह मिशन भारत के गगनयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भविष्य के अंतर्ग्रहीय अभियानों की तैयारी का हिस्सा है। होप का फुल फॉर्म क्या? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में संचालित हो रहा है, जो लद्दाख के सोकर इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। होप का भूभाग चंद्रमा ऐसी चट्टानी, ठंडी, रेगिस्तानी जलवायु और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में से मेल खाता है। ब्लू बर्ड उपग्रह क्या है? नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, और सफल सहयोग के बाद इसरो और स्पेस एक्स ने अमेरिका स्थित एस्ट्रॉनिक्स स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित ब्लू बर्ड उपग्रह के संयुक्त परिक्षेपण का घोषणा किया। कौन कौन करेगा? इसरो और स्पेस एक्स, एलन मस्क साहब का। ब्लू बर्ड उपग्रह एस्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित एक सूक्ष्म संचार उपग्रह है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कम लागत वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL प्रस्तावित प्रक्षेपण को सुविधा प्रदान कर रही है। भारत के GSLV Mark 3 रॉकेट के माध्यम से वर्ष 2026 की शुरुआत में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से प्रक्षेपित किया जाएगा। Mark 3 रॉकेट से भेजा जाएगा। NSIL ब्लूबर्ड किसका है? एस्ट्रॉनिक्स। 3 नाम याद रखें ब्लूबर्ड के लिए, एस्ट्रॉनिक्स, स्पेस एक्स और इसरो। बस एग्जाम में गलत नहीं होगा। वेनेरा डी मिशन क्या है? हाल ही में रूस ने अपने नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 2034 से 36 के बीच शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। शुक्र ग्रह कौन सा होता है भाई? शुक्र ग्रह का इंग्लिश जो होता है आपका, वो हो गया आपका वेनस। शुक्र ग्रह को वेनस कहते हैं। जुपिटर बृहस्पति ग्रह हो गया, सैटर्न शनि ग्रह हो गया, इस तरीके से। यह मिशन रूस की दशकों बाद अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में वापसी और सोवियत काल की वेनेरा विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रतीक है। वेनेरा डी मिशन रसिया कहाँ भेजेगा? वेनस में भेजेगा। ठीक है, 2034 से 36 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पूछेगा कि किस देश से रिलेटेड है वेनेरा डी मिशन, तो रसिया। वेनेरा डी मिशन जो है शुक्र ग्रह के वायुमंडल, वहाँ के जलवायु प्रणालियों का अध्ययन करेगा। मिशन सोवियत वेनेरा और वेगा कार्यक्रमों के बाद रूस का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है। वेनेरा, वेगा, ये सब रूस का स्पेस प्रोग्राम है। कहाँ तक हमने पहुंचा?
ओके। ULPGM-V3 क्या है? DRDO ने UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारत की ड्रोन आधारित हमला क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और उन्नत तकनीक का परिचायक है। यह परियोजना भारत के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मानव रहित हवाई वाहनों के साथ उन्नत मिसाइल प्रणालियों का एकीकरण करना है। मतलब कि मैनलेस वाला जो होता है उससे रिलेटेड है ये। हालिया परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एयर रेंज में किया गया। इस मिसाइल को DRDO, MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स, रक्षा पूंजी खरीद भागीदारी DCPP के सहयोग से विकसित किया गया है। ट्रेसर्स मिशन जो है किसका है? नासा का है। इसमें है मैग्नेटिक जो है पृथ्वी की जो मैग्नेटिक लेयर है और सोलर फ्लेयर की सुरक्षा को प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक क्षेत्र जो है टकराते हैं और ऊर्जा विस्फोट होता है। यह विस्फोट उपग्रहों, विद्युत ग्रिड और संचार नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। मुख्य अध्ययन क्या है इसका? जो क्षेत्र उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के पास स्थित है जहां सौर कणों का पृथ्वी के वातावरण में, क्योंकि हम जानते हैं वहां पे जो स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है मतलब ट्रोपोस्फेयर कम होता है अर्थ और उससे जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पे कम होता है, हाइट पे होता है। ड्रोन 1 क्या है? इजराइल का है। इजराइल याद रखें, फाल्कन रॉकेट से ये भेजेगा। ठीक है, उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे इसको। ड्रोन 1 इजराइल इतना काफ़ी है हमारे लिए। ग्रेल मिशन क्या है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक संरचना के बीच असमानताओं से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उजागर किया है जो इसके दोनों पहलुओं के बीच के विभिन्न प्रकार व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। ग्रेल मिशन नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का 11वां मिशन था। ठीक है, नासा ग्रेल मिशन चंद्रमा का जो है, ठीक है, उतना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। हो गया ग्रेल मिशन नासा डिस्कवरी प्रोग्राम का 11वां मिशन था, बात खत्म हो गया। कॉस्मोस 482 1972 में रसिया का था। अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 के अवशेष अनियंत्रित रूप से 10 मई 2025 को इंडोनेशिया के जकार्ता के पश्चिम में हिंद महासागर में बिखर गए। यह सोवियत संघ का वेनेरा जो प्रोग्राम था उसके अंतर्गत शुक्र ग्रह पर शोध कार्य के लिए प्रक्षेपित ग्रह था। मैंने देखा ना, वेनेरा डी अभी ने उसने रसिया ने किया, वेनस पे किया था। शुक्र ग्रह पर उतरने के लिए 2 अंतरिक्ष यान भेजना था तथा ग्रह की सतह के ताप और दबाव संबंधी डेटा प्राप्त करना था। 31 मार्च 1972 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये बहुत पुराना है। विगत 53 वर्षों में वायुमंडलीय कर्षण के द्वारा मतलब के कारण अंतरिक्ष यान धीरे धीरे अपनी कक्षा से नीचे की ओर चला गया और कहाँ गिर गया कि पश्चिम में हिंद महासागर में बिखर गया। अच्छा वो धरती पे नहीं गिरा कहीं। EOS 09 उपग्रह क्या है? 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS 09 उपग्रह जिसे रिसैट 1B के नाम से भी जाना जाता है को प्रक्षेपित करने वाला था, लेकिन PSLV रॉकेट में तकनीकी खराबी आने के कारण यह मिशन विफल हो गया। विदित हो कि जिस सैटेलाइट से भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर रखी थी नज़र, यह उसी का लेटेस्ट वर्जन था, मतलब है। और ये इसरो और मुझे लगता है स्पेस एक्स का 7 का मिशन था। EOS 9 जो था जिसे रिसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट श्रृंखला का 7वां उपग्रह माना जाता है, यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, मतलब कि जियो स्टेशनरी वाला ये है, जिसे सभी मौसमों में इमेजिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS 09 उपग्रह जो है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ ये किसके साथ था इसका। EOS 09 मिशन जियो स्टेशनरी नहीं था ये, सॉरी मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि हिंदी में है यहाँ पे लिखा हुआ तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये एम्ड टू प्लेस दी 1696 kg EOS 09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट
वहाँ पे इसको प्लेस कर। एक जगह और मैंने गलती की है, वहाँ पे मैं सुधार, मतलब कि मैंने वहाँ पे पोलर PSLV कर दिया, मैंने पोलर ये कर दिया, लेकिन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है वो, मैंने गलती से पोलर बस बोल दिया था वहाँ पे भी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्पेस एक्स के साथ भी एक इंडिया का मिशन था जो हाल फिलहाल में फेल हुआ था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्पेस एक्स के साथ भी एक मिशन फेल हुआ था भारत का। EOS-09 उपग्रह जो है ये स्पेस एक्स और इसरो का नहीं था, ये इसरो का अपना सैटेलाइट वाला था। बेसिकली ये जो है PSLV व्हीकल से ये किया गया था। PSLV व्हीकल से मई 2025 में एक और फेल हुआ था, C61, काफ़ी न्यूज़ में रहा था वो, ठीक है। C61 भी फेल हो गया, C62 भी फेल हो गया, दोनों ही थर्ड स्टेज में जाकर फेल हुआ है। फिर आपका E09 उपग्रह भी वाला भी फेल हो गया, ठीक है, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिससे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है EOS-09, EOS-N1, ये सब जो है फेल हो गया। तो एक सेटबैक था भारत के लिए, इसका स्पेस एक्स से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन बहुत सारा करंट अफेयर जो था पिछले साल, शायद उसने गलत वो करके दिया हो, उसमें वहाँ पे लिखा हुआ था स्पेस एक्स के साथ के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस टाइप से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ जगह पर कन्फ्यूजन हुआ है बीच में, मुझे लग रहा था कि स्पेस एक्स के द्वारा ये किया गया है, लेकिन बहुत पिछले साल के शायद एडुटेरिया के करंट अफेयर में ये दिया गया था, आई नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो खैर कोई भी PSLV का ये जो रॉकेट था, C61 भी फेल हुआ, C62 भी फेल हुआ, E09 उपग्रह वाला जो था ये भी फेल हुआ, और भारत का अपना ये इंडिजिनस वाला प्रोजेक्ट था। अब देख लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने वर्ष 2035 तक इसको भेजने का काम किया है। परमानेंट ऑर्बिटल रिसर्च स्टेशन होगा, 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल लूनर मार्स मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब अंतरिक्ष स्टेशन जो है कुछ वो हम देख लेते हैं कि सल्यूट स्काई लैब, ठीक है। स्काई लैब किसका था? नासा का था, 1973 में लॉन्च हुआ था। सोवियत का था सल्यूट, 1971 में डीकमीशन्ड हो चुका है दोनों। ISS अभी फिलहाल का नासा, रॉसकॉस्मोस, ESA, जाक्सा, CSA शायद ये आपका कनाडा का है, ESA यूरोप का है, रॉसकॉस्मोस जो है ये रसिया का शायद है। ये रॉसकॉस्मोस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रॉसकॉस्मोस, थोड़ा सा इन सब चीज़ों में वेरीफाई कर लेना चाहिए उसी वक्त जब आप पढ़ते हैं। रसिया का है ये रॉसकॉस्मोस, 1998 में आया, अभी ऑपरेशनल है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना, नाम से ही लग रहा है, 2021 में भेजा, सक्रिय है अभी ये। गेटवे स्पेस स्टेशन किसका है? नासा का है, आने वाला है। एक्सियोम स्पेस स्टेशन ये भी प्राइवेट है आपका, ये भी आने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये भी आने वाला है 2028 में, 2035 तक पूरा हो जाएगा। 2028 में पहला मॉड्यूल इसका बनाया गया। इसरो अंतरिक्ष एजेंसी का बायोमास उपग्रह मिशन, ESA का बायोमास मिशन जो है 29 अप्रैल 2025 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। मिशन वेगा C रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। बायो मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है? वन बायोमास और कार्बन सामग्री पर वैश्विक स्तर पर आकलन करेगा, वन संरचनाओं के सटीक 3D मॉडल बनाएगा, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका का अध्ययन करेगा, घनी वनस्पति वाले मिशन को देखेगा। एक्सियोम 4 मिशन क्या है? अमेरिका स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने मिशन को जून 2025 में प्रक्षेपित किया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट थे। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में क्या है? निजी एक प्राइवेट अंतरिक्ष उड़ान था। एक्सियोम 1, एक्सियोम 2 और एक्सियोम 3 के बाद एक्सियोम स्पेस की चौथी उड़ान थी। यह मिशन के तहत स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में डाला। फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एक पुनः प्रयोज अंतरिक्ष यान है, मतलब कि रीयूजेबल है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाता है। इसे नासा के सहयोग से अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अवसंरचना विकास कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित किया गया। और कौन कौन थे? अमेरिका की कमांडर पैगी विटसन थी, भारत के मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लावोस
पुजांस्की, विन्नेस्की और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ टिबोर कापू शामिल हुए। मैं इसको ये कर देता हूँ। पहला 1 सेकेंड, शुभांशु शुक्ला पोलैंड के, भारत के। अमेरिका के कमांडर पैगी विटसन। पोलैंड के कौन थे? स्लावोस। हंगरी के कौन थे? विशेषज्ञ टिबोर कापू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महिलाओं की अंतरिक्ष में सैर क्या है? 14 अप्रैल 2025 को पहली बार 6 महिलाओं के साथ एक अंतरिक्ष की सैर की। इनमें हॉलीवुड गायिका कैटी पेरी, उद्योगपति जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन संचेज शामिल हैं। जेफ बेजोस की ब्लू ऑरिजिन कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट से उन्होंने यह यात्रा पूरी की। 60 साल बाद पहली बार सिर्फ महिलाएं मिशन में शामिल थीं। 1963 के बाद अंतरिक्ष के लिए यह पहली ऐसी उड़ान थी जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं। इसमें पेरी के अलावा अरबपति जेफ बेजोस की मंगेतर, ये सब। 1963 में रूसी इंजीनियर वेलेंटिसा तेरेस्कोवा ने अकेले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वेलेंटिसा तेरेस्कोवा, रशियन इंजीनियर। यह मिशन ब्लू ऑरिजिन की न्यू सेप्डे प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे NS-31 नाम दिए गए। ब्लू ऑरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट पृथ्वी से 100 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की सीमा के तौर पर मान्यता प्राप्त कर्मन लाइन से होकर लौटा। कर्मन लाइन क्या है? अंतरिक्ष का बाउंड्री को कर्मन लाइन कहते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मुझे जानकारी नहीं है। स्फीयर एक्स टेलीस्कोप, कार्मन लाइन के बारे में जरूर पढ़ेंगे एक बार, ठीक है? कार्मन लाइन के बारे में जरूर पढ़ेंगे आप, मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं। फरवरी 2025 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप स्फीयर एक्स को लॉन्च किया। नासा का टेलीस्कोप है। यह ब्रह्मांड का अब तक का सबसे रंगीन मानचित्र तैयार करेगा। NVS-03 इसरो का ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए करंट अफेयर में हो गया ये इंपॉर्टेंट। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV 15 रॉकेट से NVS-02 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करना। इसे भारत के GPS जैसी नेविगेशन सुविधाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया। किसी भारत का कोई सैटेलाइट था, उसका एटॉमिक क्लॉक खराब हो गया था। सो जो नेविगेशन सैटेलाइट है कोई, हाल फिलहाल मैंने न्यूज़ में देखा, वो आज न कल, अगले जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें जरूर होगा वो वाला करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ब्लू घोस्ट मिशन 1 क्या है? फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा संचालित रोबोटिक चंद्रयान मिशन है, चंद्र लैंडिंग मिशन है। मार्च 2025 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे फायरफ्लाई एरोस्पेस चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को पूरी तरह से सफलतापूर्वक उतारने वाली पहली वाणिज्यिक कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट है। ब्लू घोस्ट मिशन प्राइवेट है, पहला कमर्शियल वाला है ये। अमेरिकी निजी कंपनी है जिसे अपने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया। चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन है। यह इस मिशन का उपनाम घोस्ट राइडर्स इन द स्काई रखा गया। यह चंद्रमा के दूसरा है, पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन है। अच्छा, ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला ये पहला मिशन है, निजी क्षेत्र का, ब्लू घोस्ट मिशन 1। आगे बढ़ता है। चंद्र ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान किसका है? ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को केप कैनवेरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। चंद्र ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान, यह राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा की एक पहल है। चंद्रमा की सतह पर पानी खोजना है, मानचित्रण करना है। चंद्रमा पे बहुत सारा आकार इसका डिशवॉशर जितना है। यह अपेक्षाकृत छोटे प्रणोदन प्रणाली पर निर्भर है। यह कई महीनों की अवधि में चंद्रमा के चक्कर लगाने तथा परिक्रमा करने की श्रृंखला पूरी करेगा, ताकि सतह का विस्तृत मानचित्र तैयार करने में सक्षम हो सके। चंद्रमा पर उतरेगा नहीं। बेन्नू क्षुद्रग्रह क्या है भाई? नासा के द्वारा ऑसिरिस रेक्स अंतरिक्ष मिशन द्वारा बेन्नू क्षुद्रग्रह से लाए गए चट्टान और धूल, बेन्नू एस्टेरॉइड होगा ना, ये क्षुद्रग्रह किसको कहते हैं भाई? क्षुद्रग्रह एक बहुत जटिल हो गया मेरे लिए। क्षुद्रग्रह इन इंग्लिश एस्टेरॉइड, सॉरी एस्टेरॉइड मैंने सही कहा था, एस्टेरॉइड। बेन्नू एस्टेरॉइड से लाया गया है
कौन सा? ऑसिरिस रेक्स, ऑसिरिस रेक्स मिशन नासा का है ये। अमीनो एसिड, नमूनों के खनिज, ये सब चलो खैर नासा का ऑसिरिस रेक्स मिशन के साथ जुड़ा है, बेनू क्षुद्रग्रह वाला। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेडेक्स मिशन क्या है? स्पेडेक्स मिशन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेड एक्स मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। स्पेड एक्स मिशन क्या है? लॉन्च 2024 में हुआ। डॉकिंग में सफलता 16 जनवरी 2025 को मिली। अंतरिक्ष यान को डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास में प्रदर्शन करना था। PSLV C60 का यूज किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, डॉकिंग कक्षा, ये सब हो गया। ठीक है, किसका है? बस ये ध्यान रखें, इसरो है। डॉकिंग अनडॉकिंग उतना हमें रॉकेट लैंड नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में पहली डॉकिंग किसने की? अमेरिका ने की, नासा का जेमिनी 8। सोवियत संघ कब किया? 1967 में कॉस्मोस 186 एंड कॉस्मोस 188 अंतरिक्ष यान की पहली चालक रहित व स्वचालित डॉकिंग किया था। चीन ने कब किया? 2011 में अपनी डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। मानव रहित सेनजोऊ 8। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में अंकुरन, जनवरी 2025 में भारतीय इसरो को अंतरिक्ष में बीज अंकुरन कराने में बड़ी कामयाबी मिली। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में 4 दिन में अंतरिक्ष यान PSLV C60 के POEM4 प्लेटफॉर्म पर काउसीड में बीज अंकुरन हुआ। काउसीड लोबिया के बीज जैसा दिखता है जो पोषक तत्वों से भरा होता है। आखिरी ऐसा प्रयोग, इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष में बीज अंकुरन करने का उद्देश्य विपरीत स्थिति में पौधों के पनपने के तौर तरीकों को जानना है। लंबी अवधि में इसके नतीजों का विश्लेषण कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी कुछ है इस तरीके से, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये पूरा मेंस रिलेटेड है। ये कुछ कारण है क्यों आवश्यक है, नहीं आवश्यक है, ये सब मेंस में पढ़ा जाता है। प्री में से क्या ही यूज हो सकता है। ठीक है, भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे भू इमेजिंग सैटेलाइट। कोई नाम नहीं है इसका, भू इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, भू इमेजिंग उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। भू इमेजिंग उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाला एक अंतरिक्ष यान है जिसे पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बारे का चित्र डाटा कैप्चर करेगा। अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागर की तस्वीर इकट्ठा करते हैं, ये सब करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टिप्पणियां हैं कुछ कि सी टर्टल रोबोट चाइना द्वारा किया गया। अब उसके अंदर हम लोग पूरा घुसेंगे नहीं। क्या है क्लाउड फ्लेयर? क्या है? एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा कंपनी है जो वेबसाइटों को तेज, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद करती है। यह दुनिया भर में फैले अपने नेटवर्क के जरिए वेबसाइट का डेटा यूजर के करीब लाकर स्पीड बढ़ाती है। ओके, और साइबर हमलों से सुरक्षा देती है। चलो ठीक है। ChatGPT, स्पॉटिफाई जैसी बड़ी वेबसाइट प्रभावित होती है क्योंकि वे इसी नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। क्लाउड फ्लेयर। ई पासपोर्ट क्या है? पुराने भारतीय पासपोर्ट जैसा ही होता है लेकिन इसके पिछले कवर में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। यह चिप इस पासपोर्ट धारक की निजी और बायोमेट्रिक डिटेल को सुरक्षित रूप से स्टोर करती है। इसमें फोटो, फिंगरप्रिंट, डिजिटल हस्ताक्षर जैसी कई जानकारियां शामिल होती हैं। भारत की पहली स्वदेशी चिप क्या है? विक्रम 201, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने विकसित किया है। रॉकेट और उपग्रहों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। टीली नॉरवुड क्या है भाई? एक रियल लड़की नहीं बल्कि AI अवतार है जो विश्व की पहली AI एक्ट्रेस है। AI अवतार टीली नॉरवुड को लंदन के पार्टिकल 6 स्टूडियो की नई कंपनी जिकोया ने बनाया। कंपनी का यह कहना है कि टीली को हॉलीवुड की पहली AI एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। नॉरवुड जो है टीली AI एक्ट्रेस हॉलीवुड का है। नासा का जूनो बृहस्पति मिशन क्या है? नासा के जूनो बृहस्पति मिशन को सितंबर 2025 में समाप्त कर दिया गया। विदित होगी इसे वर्ष 2011 में प्रक्षेपित किया गया था जो जुलाई 2021 में बृहस्पति के पास पहुंचा। 33 परिक्रमा के लिए किया गया। ये सब रहने देते हैं। अब नासा का जूनो बृहस्पति मिशन, बृहस्पति किसको कहते हैं? जुपिटर को। ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे कि जूनो
मिशन किसका है? तो नासा का है। किस ग्रह पे भेजा गया? तो जुपिटर पे भेजा गया, बात खत्म। लाटम जीपीटी क्या है? 12 लैटिन अमेरिकी देशों का गठबंधन लाटम जीपीटी नामक एआई भाषा मॉडल लॉन्च करेगा। जियोपीसी क्या है? रिलायंस जियो का एआई रेडी क्लाउड कंप्यूटर। आगे बढ़ेंगे। सर्वम एआई का बुलबुल V2। बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ने अपने नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है। 11 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। अब QPI एआई इंडस क्वांटम कंप्यूटर। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPI एआई ने विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया। यह भारत की क्वांटम आत्मनिर्भरता के लिए उपलब्धि है। यह देश का फुल टर्म हार्डवेयर स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है, जिसमें उन्नत क्वांटम हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेटिव हाइब्रिड कंप्यूटिंग के लिए अनुकूल सॉफ्टवेयर का संयोजन किया गया है। नासा का सूर्या एआई। नासा ने हाल ही में सूर्या नामक एक उन्नत कृत्रिम एआई मॉडल लॉन्च किया। जो ये नाम सुन के ना, सूर्या एआई हम भारत मार देंगे, इसरो मार देंगे, DRDO मार देंगे, लेकिन ये नासा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टाइप से फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है। लास्ट पेज है हमारा साइंस एंड टेक का। इसे IBM के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है? न्यूरो मतलब कि आपके माइंड से रिलेटेड है। मानव मस्तिष्क की संरचना कार्यप्रणाली की नकल करके अधिक कुशल, बुद्धिमान और ऊर्जा संवेदनशील कंप्यूटर सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है। बायोलॉजिकल नेटवर्क की तरह काम करते हैं। शीशे से सोने का निर्माण। हाल ही में स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा के नीचे छिपे दुनिया के सबसे जटिल उपकरण हैड्रॉन कोलाइडर से वैज्ञानिकों ने शीशे को सोने में बदलने की कामयाबी हासिल की है। अच्छा है। आयरन वुड। गूगल ने एक नया कंप्यूटर चिप लॉन्च किया है। नाम क्या है? आयरन वुड। गूगल एआई मॉडल से संचालित होगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट है। ठीक है, एआई वगैरह है। पानी का चौथा रूप क्या है? प्लास्टिक आइस 7। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पानी के चौथे स्वरूप की खोज की। अब तक पानी के 3 स्वरूप हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इसका चौथा रूप खोजने का दावा किया है। इसे प्लास्टिक आइस 7 का नाम दिया गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। प्लास्टिक आइस 7 क्या है? फॉर्म ऑफ वाटर, इस टाइप से दे देगा। फिर ये दे देगा पॉल्यूटेंट, तो वाटर वाला मार देना है। कहाँ का किया? फ्रांस का किया, बात खत्म। इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल क्या है? हाल ही में भारतीय IIT गुवाहाटी ने लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर उपचार के लिए उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? बिजली उत्पादन क्षमता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को उन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के रूप में परिभाषित किया है जो प्रति मॉड्यूल 300 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इसका लिमिट जान जाइए। लिमिट क्या होता है? स्मॉल SMR का सेमी मॉड्यूलर रिएक्टर जो एटॉमिक एनर्जी होता है, इसका 300 मेगावाट तक ही जो कर सकता है। ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी देश फिर अगर ज़्यादा उन्नत हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी में, तो फिर वो समझ लो कि परमाणु बम बना लेगा, फिर दूसरों को धमकाएगा। इजराइल वही कर रहा है। सॉरी, इजराइल में बोल रहा है, ईरान पे, इसीलिए ये लोग बमबारी कर रहे हैं। आइंस्टाइन रिंग क्या है? हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर लाइट ईयर दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ रिंग खोजा, जिसे आइंस्टाइन रिंग के रूप में जाना जाता है। 1987 में हुआ था इसका खोज। शिव शक्ति पॉइंट करोड़ों साल पुराना। भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला, सॉरी हॉर्न बज रहा है। शिव शक्ति पॉइंट जो है 23 अगस्त 2023 को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को लेकर चंद्रमा 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा। 3.5 करोड़ वर्ष है आयु। इसरो के अनुसार इसकी आयु 3.5 करोड़ वर्ष है। परफेक्ट 10 मिशन क्या है? ये हमारा आखिरी है साइंस एंड टेक का। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन 25 फरवरी 2025 को अपना 10वां अंतरिक्ष पर्यटन मिशन पूरा किया। इस उड़ान में भारतीय मूल के तुषार मेहता समेत 6 लोग सवार थे। न्यू शेपर्ड रॉकेट ने टेक्सास से उड़ान भरी। और परफेक्ट मिशन किसका था भाई? ब्लू ओरिजिन अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, उन्हीं का है। बात खत्म हो गया। यहाँ हम अपना साइंस टेक खत्म कर दिए और खैर ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया। पर्यावरण और जैव विविधता अब हम बनाएंगे। इसको कितना लंबा है ये देख लेते हैं। हमने 20 पेज कर लिया। 61 हमारा टारगेट है। 61 पेज आज मुझे करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से देखें। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। थैंक यू। मिलते हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। तो पूरा ज्योग्राफी समझ लो कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है। ये यहाँ तक चलेगा, ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि
10 पेज है मुश्किल से, तो ये बढ़ा कैसे भाई? अच्छा, योजना वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे। 10 पेज इसको खत्म कर लेंगे जल्दी से, हम लोग एक ही पार्ट में इसे खत्म करेंगे, ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। बहुत बहुत तो 2 पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते